हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड यूपीएससी। तो ये वाला लेक्चर जो है ये पुराने वाले लेक्चर की कंटिन्यूशन में है। हम लोग अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने एफडीआई और एफपीआई के बीच का डिफरेंस देखा था, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ से हमको पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले जो है, एक सेकेंड, इससे पहले ये हमने डिफरेंस देखा था एफडीआई एफपीआई के बीच में, तो ये तो हमारा हो चुका है। अब हम देखेंगे करंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है करंट और कैपिटल अकाउंट क्या है, एक बार इसको देख लो यहाँ पे, ठीक है। रिवाइज करा देती हूँ मैं, ऑल्दो ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ओके, देखो, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दो कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है। देखो, हम लोग बाहर के देशों से, बाहर की कंट्रीज़ के साथ अलग अलग तरीके से एक्सचेंज करते हैं पैसों का, ठीक है। तो देखो, जब भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट हम लोग कमा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ से, दूसरे कंट्रीज़ के शेयर खरीद के, या फिर कोई प्रॉफिट हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन्स जितनी भी होंगी इन 5 चीज़ों से रिलेटेड, आपको बेसिकली ये पांचों चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं आपसे पूछूँ रेमिटेंसेस करंट में आएगा या कैपिटल में, तो ये करंट में आएगा, ठीक है। ये पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। इसको मैंने याद रखने की ट्रिक भी बताई थी और इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस होता है वो भी बताया था, ठीक है। तो बेसिकली करंट अकाउंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया आपका, रेमिटेंसेज हो गए, इंटरेस्ट हो गया एंड प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और जो कैपिटल अकाउंट होता है इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, लाइक इसमें काफ़ी हाई, जैसे एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, ये सब इन्वेस्टमेंट्स हुई ना, ठीक है। ये आपकी हर दिन नहीं होती है, वंस इन अ वाइल होती है, ठीक है। बोरिंग्स हो गई, मान लो कि लाइक हमारी गवर्नमेंट ने किसी और कंट्रीज की गवर्नमेंट से कुछ पैसा उठाया, या फिर हमने किसी को लोन दिया, तो जहाँ पे भी ये लेना देने की बात आ जाती है तो ये सब कैपिटल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, करंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अब इसको ध्यान से देखो, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी इज अ डिग्री टू विच अ कंट्रीज डोमेस्टिक मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी और गोल्ड। इंडिया अलाउ पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑन द कैपिटल अकाउंट वाइल करंट अकाउंट इज फुल्ली कन्वर्टेबल सिंस 1994, ठीक है। देखो, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या है कि किस हद तक आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। कितना ईजी है आपके लिए अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराना, ठीक है। तो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कुछ नहीं है, इट इज़ अ डिग्री टू विच अ कंट्रीज डोमेस्टिक मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी और गोल्ड, ठीक है। देखो, हमारे यहाँ पे क्या है ना, हम लोग अपनी मनमर्जी से करेंसी कन्वर्ट नहीं करा सकते, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, देखो, जब भी आपके ये जो करंट अकाउंट है ना, इसके लिए क्या है, फुल कन्वर्टिबिलिटी है, ठीक है। फुल कन्वर्टिबिलिटी है करंट अकाउंट के लिए, और इसमें क्या है, पार्शियल है। अब इसको समझो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखो, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, कितना रेमिटेंस लाना है आपको इंडिया में, या फिर इंडिया से कितना पैसा बाहर लेकर के जाना है, कितना प्रॉफिट आपको कमा के लाना है बाहर की कंट्रीज से, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, इस पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मतलब देखो यार, आप इंपोर्ट करा रहे हो कुछ, मान लो कि मुझे, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। मुझे कुछ चीज़ें मंगवानी हैं चाइना से, ठीक है, या फिर मान लो किसी भी कंट्री से मंगवानी है अपने बिजनेस के लिए, तो देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एज सच, ठीक है। मैं कोई अगर रॉ मटेरियल मंगवा रही हूँ या कुछ भी, मुझे कुछ भी इंपोर्ट करना है बेसिकली, ठीक है, तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस किस चीज़ पे, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी पे, ठीक है। ऑब्वियसली मैं डॉलर्स में, या जो भी उस देश की करेंसी होगी, ठीक है, मान लो डॉलर्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मुझे किसी कंट्री से कोई चीज़ लेनी है, इंपोर्ट करना है कुछ, तो मैं डॉलर्स में ही पे करूँगी, ठीक है। और रुपी क्या होगा, रुपी को मुझे कन्वर्ट कराना पड़ेगा डॉलर्स में। तो ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं जितना मर्जी चाहूँ, सिर्फ इंपोर्ट के लिए, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। कैपिटल का भी देखेंगे, पर अभी आप इतना समझो, इन पांचों चीज़ों के लिए कोई लिमिट नहीं है कि मैं कितना रुपीज़ को डॉलर्स में कन्वर्ट करा सकूँ, ठीक है। जितना मर्जी मुझे लेना है मैं ले सकती हूँ, समझ आई ये बात, ठीक है। तो करंट अकाउंट में क्या है, फुल कन्वर्टेबिलिटी है आपको इन चार पांचों चीज़ों के लिए, ठीक है। फुल कन्वर्टेबिलिटी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कैपिटल अकाउंट की, जैसे एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, या फिर लोन की बात हो गई, ठीक है, तो ये पार्शियली अलाउ करती है गवर्नमेंट, पूरा नहीं किया है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, सोचो, ठीक है। क्या होगा अगर मैं इसमें भी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी दे दूं, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। देखो, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ना, इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं या फिर ये बोरिंग्स हो गई हैं, ठीक है, ये काफ़ी हाई अमाउंट में होती हैं, तो इससे क्या होती है, हमारी इंस्टेबिलिटी आ सकती है इकोनॉमी में, ठीक है। और देखो, बोरिंग्स क्या होता है कि हम बाहर के देशों से कितना पैसा उठा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो बाकी कंट्रीज से लोन लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने इस पर लिमिट हटा दी,
तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कि जैसे चाइना है, चाइना क्या कर सकता है, इसे जस्ट एन एग्जांपल देखना, ठीक है। वो हमारे हमको क्या कर सकता है, वो कम इंटरेस्ट रेट पे हमें काफ़ी सारा लोन दे सकता है, ठीक है, और हम ले भी लेंगे, ठीक है। अगर हमें वहाँ से लोन सस्ता पड़ेगा तो हम ले लेंगे। तो वो हमें, तो उससे क्या आ जाएगी, हमें इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मतलब कोई बार सेट ही नहीं करेगी या फिर फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी दे देगी, तो ये देखो यहाँ पे एफडीआई और एफपीआई आता है, ये इन्वेस्टमेंट ही हुआ। तो ऐसे तो किसी भी देश की इकोनॉमी, जैसे मान लो यूएस है, यूएस क्या करेगा, हमारी कंट्री की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, जैसे रिलायंस हो गया और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनको क्या कर सकते हैं ये लोग, उनकी ओनरशिप अपने हाथों में ले सकते हैं, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, हम लोग अपनी सोवरेनिटी लूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंस्टेबिलिटी आ सकती है बेसिकली, ठीक है, और रुपये की वैल्यू वीक हो सकती है, ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसमें सिर्फ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी हुई है, तो उसको देख लेते हैं। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी अलाउज द फ्री एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी फॉर ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड इनकम, ठीक है। और ये कमेटी है, इस कमेटी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद नरसिम्हम कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है एमसीक्यू में, जैसे मान लो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और बोलेगा कि इनमें से करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटीज़ हैं या फिर कौन सी नहीं है, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी तो वही मैं बता चुकी हूँ, इंडिया मेंटेन करता है पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तारापुर कमेटी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स लिखे हैं मैंने आपको जो मालूम होने चाहिए, या आप अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। इंडिया का जो भी फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो 652.87 बिलियन डॉलर्स में है अभी, ठीक है। और ये देखो, ये थोड़ा एक पिछले साल का डेटा है, अभी रिसेंट का आप देख लेना, अभी जब पीटी वगैरह आएगी तो उसमें आप कवर कर लेना, ठीक है। बट 600 समथिंग आपको आइडिया होना चाहिए एक रफली, ठीक है। और देखो, प्रोवाइड्स एन इम्पोर्ट कवर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 12 मंथ्स अ रॉबस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना, ठीक है, ये इतना है कि हमारा इम्पोर्ट कवर 12 महीने का, जितना भी हम देखो 12 महीने में हम जितना जो भी इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, हमारा इम्पोर्ट करने का कुछ कॉस्ट आता होगा, तो वो उसको फुलफिल कर सकता है। इतना फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास कि हम 12 महीनों के लिए, ठीक है, अपना इम्पोर्ट कवर मतलब हमारा पूरा हो सकता है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। देखो इम्पोर्ट कवर, तो फॉरेक्स रिजर्व मंथली इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल फॉर फॉरेक्स रिजर्व ऑफ 652 बिलियन एंड इम्पोर्ट्स वर्थ 54 बिलियन मंथ द इम्पोर्ट, ठीक है, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट क्या होता है, इट रेफर्स टू बोरिंग्स फ्रॉम फॉरेन क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग बैंक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सोवरेन नेशंस। देखो हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारा डेट लेते हैं। देखो दो तरीके हैं डेट लोन लेने के, या तो आप अपनी कंट्री से लो या फिर कहाँ से ले सकते हो आप एक्सटर्नली, मतलब इंटरनेशनल ये फॉरेन कंट्री से आप लोन ले सकते हो, ठीक है। क्यों उठाते हैं हम फॉरेन कंट्रीज से लोन, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे यहाँ के ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं, हो सकता है कि उन्हें यूएस में कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा हो, ठीक है, तो वहाँ से लोन लेना प्रेफर करेंगे रादर देन इंडिया से लोन उठाना, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल डेट है, ये किस में आता है आपका, कैपिटल में आएगा या करंट में, कैपिटल में, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, ठीक है। एक्सटर्नल डेट हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स भी बोलते हैं इसको, ईसीबी हो गया, एक्सटर्नल डेट हो गया, और एफडीआई एफपीआई, ये सब चीज़ें जो हैं कैपिटल अकाउंट में आती हैं, ठीक है, इस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ओके। तो लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम, या तो कोई इंडिविजुअली कोई फॉरेन क्रेडिटर है जो हमें लोन दे रहा है, या फिर बैंक से हम लोग ले लेते हैं कभी, या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडिया लेता है आईएमएफ से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, ये सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। इफ़ यू वांट मी टू कवर दिस, ये हम लोग कवर कर सकते हैं, ये जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए हमारे, ठीक है। देखो अभी कुछ फैक्ट्स हैं आपको मालूम होनी चाहिए। इंडियाज एक्सटर्नल बोरिंग, तो लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है, कमर्शियल बोरिंग्स, ठीक है। कमर्शियल बोरिंग्स, देखो लोन कौन कौन उठाता है हमारी कंट्री में, देखो एक तो गवर्नमेंट लेती है लोन, ठीक है, और दूसरा क्या लेते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट यानी कि ऑन्टरप्रेन्योर्स, ठीक है, पब्लिक मान लो उसको एज एन, ठीक है। तो लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है, कमर्शियल बोरिंग, मतलब प्राइवेट वाले जो हैं ये ज़्यादा लोन उठाते हैं, गवर्नमेंट उतना नहीं लेती है, ठीक है। डोमिनेंट करेंसीज क्या है, मतलब हम लोगों ने जो लोन लिया है वो किन किन करेंसीज में लिया हुआ है, यूएस डॉलर्स, इंडियन रुपी, ठीक है, येन, यूरो, ठीक है। एसडीआर क्या हो गया, एसडीआर जो है वो आईएमएफ का एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, करेंसी नहीं है ये, बट हाँ आईएमएफ, एसडीआर इज रिलेटेड टू आईएमएफ, ये इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और अगर कोई पूछे आपसे कि जो हमने लोन लिया है उसमें सबसे डोमिनेंट करेंसी क्या है, तो वो है यूएस डॉलर्स, ठीक है। आई होप ये याद रहेगा आपको, ठीक है। अब इसको देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो होते हैं ये कौन मेंटेन करता है, आरबीआई, ठीक है। अब देखो, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो अपने आप में ही एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये आरबीआई मेंटेन करता है और ये असेट होता है हमारे लिए, ठीक है। इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आरबीआई के लिए, हमारी कंट्री के लिए क्या है, ये एसेट है, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, देखो सबसे पहला तो ये क्या है, ये हमारे लिए स्टेबिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। देखो क्या हम लोग कर सकते हैं इसका, जैसे मान लो कि हमने कोई लोन लिया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी क्या है, लोन हम लोग नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काम में आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया, ठीक है, तो इन रिजर्व से हम अपने एसेंशियल इंपोर्ट्स यानी कि ऑयल हो गया या फिर फूड हो गया, ये सब फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये यूज़ हो गया इसका कि हम अपने इंपोर्ट्स फुलफिल कर सकते हैं इन द नीड ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। दूसरी बात, ये एक तरीके का कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। देखो जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं बाहर के देशों से, जो भी इन्वेस्ट करने आते हैं किसी भी कंट्री में या फिर इंडिया में, वो ये ज़रूर देखते हैं कि ये जो कंट्री है इसकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो वहीं पे अपना बिजनेस करना चाहेंगे जहाँ की इकोनॉमी उनको स्टेबल लगेगी। तो जिस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट जो है, देखो, हाँ तो यही सब इसके हो गए, असेट है हमारे लिए, आरबीआई इसको मेंटेन करती है, और ये सारे इसके फीचर्स हो गए, ठीक है। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक सेकेंड इसको मैं रब कर देती हूँ। देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या आ जाएगा, हमारे पास करेंसी एसेट्स, ठीक है। हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, डॉलर्स आ जाएगा, ठीक है, जो बाकी देशों की करेंसीज हो गई, ठीक है, पाउंड्स हो गए। तो ये तो हमारे पास क्या है, ये करेंसीज हैं, हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रीज़ की करेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्ड रिजर्व्स रखे हुए हैं हमारे, ठीक है, ये बिस्किट्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब एक ऐसे क्यूब्स में काफ़ी सारा गोल्ड हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल ड्राइंग राइट्स हो गया, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स और आरटीपी, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम लोग आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। आईएमएफ के ही दो ये हैं, ये कॉम्पोनेंट्स हैं, एसडीआर और आरटीपी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए आपको ये चारों चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। दीज फोर थिंग्स आर रिलेटेड टू योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है। अबव द लाइन आइटम्स किसको बोलते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को। ये किस लिए होती हैं, ड्यू टू इकोनॉमिक मोटिव्स लाइक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस। देखो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, जो देखो बीओपी बनता है हमारा, ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट होता है। इसमें हम लोग जो भी हमारा खर्चा हो रहा है या जो भी हम रिसीव कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी इंपोर्ट करे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोन ले रहे हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। लाइक जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, रेमिटेंसेस हमको मिल रहा है, जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो जो भी उसमें कंपोनेंट्स लिखे हुए थे ना, लाइक हमने कुछ इंपोर्ट कर लिया या कुछ एक्सपोर्ट कर लिया या फिर हमें कहीं से प्रॉफिट रिसीव हुआ, ठीक है, तो हमारे ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स हैं। ऑटोनॉमस क्या होता है, अपने आप से, खुद से, लाइक दे आर ऑटोनॉमस, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट। तो ये जो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी अभी करंट एंड कैपिटल में, ये अपने आप हो रही थी ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेमिटेंसेज। तो कुछ नहीं है, जो जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, जो जो हमारा जा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सब आप लिखते रहोगे उसमें, तो दीज आर ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है आपका, एफडीआई, सेंडिंग मनी टू रिलेटिव्स अब्रॉड, एक्सपोर्टिंग गुड्स, ठीक है, लाइक बेसिक ट्रांजेक्शंस जो हो रही हैं। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है कि जो बेसिक ट्रांजेक्शंस होती हैं हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, दूसरी लाइक इंटरनेशनली, तो वो जो है ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स हुई है हमारी, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। देखो ये समझने वाली चीज़ है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझो कि कई बार क्या होता है ना हमारा, देखो ये दो टर्म्स हैं, ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ट्रेड सरप्लस क्या होता है, ट्रेड सरप्लस ये होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, देखो जब हमारे इम्पोर्ट्स कम है एक्सपोर्ट से, ठीक है, मतलब हमने
एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव, हमारे पास ज़्यादा पैसा आया, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट उतना कर नहीं पाते, तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा डेफिसिट हो जाएगा, यानी कि हमने ज़्यादा पैसा दिया है बाहर के देशों को और हमें कम मिला है, ठीक है, तो यहाँ डेफिसिट आ गया। ट्रेड सरप्लस में क्या हो रहा था कि हमने क्या किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो क्या मिलेगा, डॉलर ज़्यादा आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, डॉलर में ही रिसीव करेंगे ना हम लोग करेंसी। अभी एग्जाम्पल ले लो, जस्ट डॉलर हमको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, और रुपी कम जा रहा है बाहर, तो ये तो सिचुएशन अच्छी होती है इकोनॉमी के लिए, ठीक है, वो बात की बात है, चलो। बट अभी ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट समझ में आया ना, ठीक है, ठीक है। तो जब भी ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस होता है तो तब हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। लास्ट में जब हम लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं तो हमें लास्ट में क्या चाहिए, जीरो चाहिए, दोनों या फिर दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों को इक्वल लाने के लिए आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स को अकोमोडेट करना पड़ता है टू एडजस्ट द बीओपी डेफिसिट एंड सरप्लस, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। मान लो अगर बीओपी डेफिसिट आ रहा है, नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ेंगी अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, बिलो द लाइन आइटम्स, यानी कि सबसे नीचे होता है ये, जो आपकी टेबल होगी ना बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो लास्ट में जो आपकी नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव जो भी आ रही होगी, या फिर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही होगी, तो लास्ट में आप ये ट्रांजेक्शन्स कर देते हो, ठीक है, अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। और ये जो ट्रांजेक्शन्स आप करते हो ये फॉरेक्स रिजर्व से होती है, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व क्या हुआ, मैंने बताया था ना, फॉरेक्स रिजर्व में क्या था, इस पर हमारे पास क्या था, डॉलर्स करेंसीज थी, ठीक है, गोल्ड था। तो आप फॉरेस्ट रिजर्व से क्या करते हो, यहाँ पे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हो, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऑटोनॉमस मतलब जो खुद से हो रही हैं, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स तो आप कर रहे हो खुद से, ठीक है, ताकि आप ये बीओपी डेफिसिट एंड सरप्लस को करेक्ट कर पाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। देखो एक्सचेंज रेट्स काफ़ी टाइप के होते हैं। सबसे पहला है हमारा फिक्स रेट। फिक्स रेट में क्या होता है, गवर्नमेंट सेट करती है करेंसी वैल्यू, ठीक है। देखो इसमें क्या हो गया ना कि अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि डॉलर डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। मान लो कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 80 रुपीज़ इज़ इक्वल टू $1, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने वैल्यू सेट कर दी है, तो वो यही रहेगी, ठीक है, ये ऑफिशियली सेट हो गई है, गवर्नमेंट ने सेट कर दी करेंसी की वैल्यू, तो ये फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। मार्केट फोर्सेस से इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है, जो बोल दिया है वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा रेट है हमारे पास, ये है फ्लेक्सिबल रेट, ठीक है। फ्लेक्सिबल रेट क्या होता है आपका, इट इज़ अ मार्केट ड्रिवन, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने बोला है हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जो मार्केट डिसाइड करेगा, ठीक है, उस पर डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगा, ठीक है। कैसे वर्क करता है ये, मान लो कि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है चीज़ें, ठीक है, तो इंडिया की जो करेंसी होगी दैट इज़ रुपी, वो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। मान लो कि इसको ऐसे मान लेते हैं अभी, जैसे $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज़, ठीक है, मतलब 50 रुपीज़ में आप $1 खरीद सकते हो, मतलब स्ट्रॉन्ग है करेंसी। लेकिन अगर इसका सिनारियो उल्टा कर दें, मान लो कि मार्केट का पूरा डायनामिक्स चेंज हो गया, ठीक है, कंट्री उतना इम्पोर्ट नहीं कर रही हमारी, अब क्या हो रहा है, अब सिनारियो पूरा चेंज हो रहा है, अब $1 में हमें कितने रुपए मिल जाएंगे, 90 रुपीज़। तो यहाँ पे वीक हो गया ना हमारा एक्सचेंज रेट, इंडिया का एक्सचेंज रेट वीक हो गया, ठीक है। पहले $1 में सिर्फ 50 रुपीज़ मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन अब $1 में 90 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो जब 50 रुपीज़ मिल रहे थे तब हमारी जो करेंसी थी वो स्ट्रांग थी, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 50 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं $1 के लिए, लेकिन हमें 90 रुपीज़ अब देने पड़ेंगे $1 परचेज करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट करनी चाहिए, अपने इम्पोर्ट्स कम करने चाहिए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रेट क्या हो गया आपका, मार्केट ड्रिवन हो गया, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है, देखो ये मिक्स होता है फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मिक्सचर है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो कुछ टाइम तक गवर्नमेंट बोलेगी कि ठीक है, जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो मार्केट डायनामिक्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर एक लिमिट से ज़्यादा वो फ्लक्चुएट या वॉलेटाइल होता है तो वहाँ पे फिर सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा, ठीक है। तो ये बीच का माना जाता है, ठीक है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का, लाइक इट्स अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल करेंसी एक्सचेंज रेट, ठीक है। पेग्ड फ्लोट क्या होता है, पेग्ड फ्लोट मतलब
pegged to a currency or basket with limited fluctuations. इसमें क्या करते हो आप अपनी करेंसी को किसी एक पर्टिकुलर असेट से या किसी भी चीज़ से, मान लो गोल्ड से कर दिया पेग्ड, ठीक है, या फिर ब्लॉकचेन, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये कोई दूसरी करेंसी होगी जैसे डॉलर, मैंने अपनी करेंसी को क्या कर दिया, इन तीनों में या इन तीनों में से किसी में भी से भी पेग्ड कर दिया है, ठीक है, मतलब मेरी करेंसी की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी डॉलर पे। डॉलर अगर हाई जा रहा है तो रुपी भी हाई जाएगा, ठीक है, तो ये पेग्ड हो गया है, इट इज़ अ पेग्ड फ्लोटिंग रेट एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे एक्सचेंज रेट को। एक तो हो गया डिमांड एंड सप्लाई, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था। देखो अगर हम बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगेंगे, ठीक है, मान लो कि हमारे कंट्री में ऑयल काफ़ी ज़्यादा ऑयल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो इससे क्या बढ़ेगा, हमारा इम्पोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। अब अगर इम्पोर्ट बढ़ेगा तो इम्पोर्ट हमें कुछ चीज़ खरीदनी है तो हमारा रुपी जो है वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है, टू बाय द डॉलर्स, ठीक है, रुपी में हम लोग पेमेंट करेंगे या डॉलर में पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो डॉलर में पेमेंट करने के लिए भी तो आपको रुपी देना पड़ेगा ना, तभी तो आप डॉलर खरीद पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली बात ये है कि अगर डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो उससे रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, रुपी क्योंकि मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा और आपको, और जो ये होगा, ठीक है, मतलब इम्पोर्ट्स बेसिकली ना हमारी कंट्री के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करने लगोगे अगर, तो उससे भी आपके एक्सचेंज रेट पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, और अब अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका एक्सचेंज रेट स्ट्रॉन्ग होगा। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके समझाया था अच्छे से, वन डॉलर और 50 रुपीज़ का एग्जाम्पल देके, ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये काफ़ी अफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को, ठीक है। मान लो यूएस का एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो काफ़ी कम इंटरेस्ट पे लोन्स दे रहा है, ठीक है, या फिर उनके मान लो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो गए हैं, तो फिर क्या करेंगे काफ़ी सारे लोग, इंडिया में जो शेयर्स खरीदे हैं लोगों ने, इंडियन के शेयर्स बेच के वो क्या करेंगे, इंडियन कंपनीज के शेयर बेच के वो कहाँ चले जाएंगे, यूएस के मार्केट में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो वो वहाँ पे लोन देंगे, मतलब लोकल लोगों को, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, हमारे कंट्री में से पैसा जो है वो चला जाएगा कहाँ पे, यूएस की उसमें, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट से भी डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। दूसरा है इन्फ्लेशन। अगेन इन्फ्लेशन अगर काफ़ी ज़्यादा हो, देखो जो इन्फ्लेशन होता है ना वो हमारी परचेजिंग पावर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। मान लो कि अगर इंडिया में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ योर करेंसी। अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो इन्फ्लेशन अगर हाई होगा तो रुपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। रुपी की वैल्यू कम होगी तो मतलब हमारी जो परचेजिंग पावर है, हम लोग कितना सामान खरीद सकते हैं, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो जब किसी भी कंट्री का हाई इन्फ्लेशन होता है तो जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं और जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं वो लेस कम्पिटिटिव हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन आ रखा है, ठीक है, और आपके डोमेस्टिक गुड्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो बताओ कोई भी फॉरेनर आपकी कंट्री से गुड क्यों खरीदेगा। जब आपकी कंट्री से वो गुड्स परचेज नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपोर्ट्स डाउन चले जाएंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स जब आपके कम होंगे और इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट योर एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा नीर और रीर, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे बीओपी चैप्टर पूरा। ओके, सो थैंक यू सो मच।